Hello everyone, welcome to Chetan Bharat Learning and welcome back to our weekly current affairs series in which we'll cover all the important developments with respect to the field of Indian economy for your UPSC preparation. Now our period of reference for this particular lecture would be 24th of August to 30th of August. यानी कि 24th August से लेके 30th August तक जितनी भी important developments हुई है with respect to the field of Indian economy वो हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे. ऑलराइट, सो इस हफ्ते के पिछले हफ्ते के 24 से लेके 30 अगस्त तक का जो हफ्ता था उसमें इकोनॉमी रिलेटेड करंट अफेयर्स आपके कौन से होंगे वो देखते हैं. व्हाट विल वी कवर में एक आपके पिछले जो लेक्चर था, पिछले हफ्ते का जो लेक्चर था करंट अफेयर्स का, उसमें भी हमने हल्का सा देखा था. आपके नोट्स में तो जरूर होगा, नेशनल एसेट मोनेटाइजेशन पाइपलाइन जो गवर्नमेंट ने अनाउंस करी है. इसके बारे में बहुत सारी डिस्कशंस हुई हैं न्यूज़पेपर में और बहुत सारे आर्टिकल्स आए जिससे और खुलासा होता है कि नेशनल एसेट मोनेटाइजेशन पाइपलाइन है क्या. तो इसको हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे. एडवांटेजेस क्या है इस गवर्नमेंट के इस स्कीम के, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को क्या बेनिफिट हो सकता है और ये ओवरऑल नेशनल एसेट मोनेटाइजेशन पाइपलाइन है क्या वो देखेंगे. ठीक है, तो इसमें हम डिटेल में देखेंगे. देन आरबीआई ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम का सीरीज 6 का जो ट्रांच है वो निकाल दिया है. आपको पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स निकालती रहती है. तो अभी जो लेटेस्ट वो ट्रांच है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स निकालने का वो 6 सीरीज चल रही है. यानी कि 6 पार्ट्स में गवर्नमेंट ने निकाले. बहुत टाइम से निकालती जा रही है गवर्नमेंट. ये 6वां एडिशन है, 6th एडिशन है जब गवर्नमेंट सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स फॉर इन्वेस्टर्स ओपन कर देगी. तो ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स हैं क्या, इसका फायदा क्या है और क्या हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए वो देखेंगे. देन इंडस्ट्री 4.0 फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को लेके एक आर्टिकल आया था और इसमें बोला था कि कैसे इंडिया को इस फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो पूरे दुनिया को सराउंड कर रहा है, ये फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, कैसे इंडिया इसका फायदा उठा सकता है. तो इस आर्टिकल को डिस्कस करेंगे. देन अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने कुछ क्लैरिफिकेशन दिया विद रिस्पेक्ट टू कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं, जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, उन्हें अपने प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज सोशल सेक्टर में लगाना होता है, जिसे उन्हें जिसका नाम दिया गया है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सपेंडिचर. तो अभी लेटेस्ट इसमें क्या एडिशंस हुई है, क्या क्लैरिफिकेशन निकाली है गवर्नमेंट ने कि किसे सीएसआर एक्सपेंडिचर माना जाएगा, किसे नहीं माना जाएगा, वो इसमें होगा. ऑलराइट, और फिर एंड में जैसा कि हम हमेशा करते हैं, मैं कुछ आपको आर्टिकल्स दूंगा जो आपने खुद पढ़ने हैं. उससे आपकी रीडिंग हैबिट बेटर होगी. आंसर्स जो आप मेंस आंसर्स लिखते हो उसकी आर्ग्यूमेंट फॉर्मेशन, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बेटर होगी अगर आप अच्छे से रीडिंग करते हो न्यूज़पेपर की, और ऐसे राइटिंग में भी बेनिफिट होगा. तो ये 2 आर्टिकल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा अंडर दिस सेक्शन, वो आपने जरूर पढ़ने हैं. और हमेशा की तरह एंड में कुछ एमसीक्यूज विद रिस्पेक्ट टू दिस करंट अफेयर्स लेक्चर जो आपके प्रैक्टिस के लिए होंगे, प्रीलिम्स प्रैक्टिस के लिए. ऑलराइट, ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं नेशनल एसेट मोनेटाइजेशन पाइपलाइन. नाउ इससे रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स आए थे. इंडियन एक्सप्रेस में आए थे, आपके द हिंदू में आए थे, मिंट में आए थे, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में नेशनल एसेट मोनेटाइजेशन को लेके बहुत सारे आर्टिकल्स आए क्योंकि अब इस पे डिस्कशन बहुत ज्यादा हो रही है और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने क्लैरिफिकेशंस भी बहुत दी हैं. तो इसीलिए इसको देखते हैं, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन. अगेन ये किसके लिए है? इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए है. ठीक है, चलो व्हाट्स इन द न्यूज. न्यूज में क्या है वो देखते हैं पहले. ऑन August 23rd, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन अनाउंस्ड द नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन व्हिच इज एक्सपेक्टेड टू फेच अराउंड 5.96 लाख करोड़, यानी कि अराउंड 6 लाख करोड़ का फायदा होगा इससे गवर्नमेंट को. ठीक है, following through on budget's plan to monetize public assets to fund fresh capital expenditure on infrastructure, the government released a list of projects and facilities to be offered to private investors over the next 4 years through structured leasing and securitization transaction. ठीक है, इस लाइन का मतलब आपको अभी समझ आ जाएगा. पहले आपको पता होना चाहिए नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन है क्या. ना देखो, ये समझने के लिए ना आपको पता होना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो गवर्नमेंट के एसेट्स होते हैं ना, उन्हें हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं. पहली बात तो जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर के एसेट्स हैं जैसे रोड्स, ब्रिजेस, पावर का इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी का इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स होते हैं उन्हें हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं.
एक होते हैं पब्लिक एसेट्स जो गवर्नमेंट के होते हैं, गवर्नमेंट ने बनाए होते हैं, एक होते हैं प्राइवेट। ठीक है, ये होते हैं तो जो प्राइवेट लोगों ने बनाया हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर। नाउ दोनों प्राइवेट और पब्लिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं ना, उन्हें आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर ले। तो दो तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स होते हैं। एक होती है ब्राउन फील्ड, ब्राउन फील्ड एसेट्स होते हैं, और एक होते हैं ग्रीन फील्ड एसेट्स। ठीक है, ब्राउन फील्ड एसेट्स, ग्रीन फील्ड एसेट्स। नाउ ग्रीन फील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स कौन से होते हैं? ये वो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं जो गवर्नमेंट नए सिरे से बनाएगी, बिल्कुल फ्रॉम स्क्रैच बनाएगी, खाली लैंड पड़ा हुआ है वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाएगी, उसे ग्रीन फील्ड एसेट्स कहते हैं। ब्राउन फील्ड एसेट्स कौन से होंगे? ब्राउन फील्ड एसेट्स वो एसेट्स होंगे जो आधे से बने हुए हैं, आधे बने हुए हैं या पूरे बन गए हैं पर अभी ऑपरेशनल नहीं है। मतलब गवर्नमेंट ने एक तरह से एसेट तो बना दिया, ढांचा तो खड़ा कर दिया, बस उसकी थोड़ी रेनोवेशन रिक्वायर्ड है और उसको चलाने की रिक्वायर्ड है, ढांचा बना हुआ है। जैसे एक एग्जांपल दे देता हूं आपको। लेट्स सपोज गवर्नमेंट ने ना एयरपोर्ट बना दिया, ठीक है, पर वो एयरपोर्ट चल नहीं रहा है, काफी सालों से बंद है, एयर स्ट्रिप वगैरह है पर काफी सालों से चल नहीं रही है, बंद पड़ा हुआ है और उसे कोई ऑपरेट नहीं कर रहा है। ठीक है, उसे तो हम कहेंगे ब्राउन फील्ड एसेट्स। जो आधे पचाधे से बने हुए हैं, आधे पचाधे भी नहीं कहना चाहिए, जो बने हुए हैं, ठीक है, पर उनमें रेनोवेशन की रिक्वायरमेंट, थोड़ी फिटिंग की रिक्वायरमेंट है, थोड़ी चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट है और चलाने की रिक्वायरमेंट है, वो है ब्राउन फील्ड। अगर गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि ये पीस ऑफ लैंड है, इस पीस ऑफ लैंड पे नए सिरे से मैं नया एयरपोर्ट बनाना है, वो ग्रीन फील्ड होगा। ठीक है, तो ग्रीन फील्ड होता है जो नए सिरे से आप इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हो। ब्राउन फील्ड ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को रेनोवेट और ऑपरेट करोगे। नाउ ऐसे बहुत सारे पब्लिक एसेट्स हैं, ऐसे बहुत सारे पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें गवर्नमेंट ने पैसा तो लगा दिया पर वो ऐसे के ऐसे ही पड़े हुए हैं और ना उन्हें कोई ऑपरेट कर रहा है, ना वो ऑपरेट हो रहे हैं अच्छे से। ठीक है, उनमें रेनोवेशन की भी रिक्वायरमेंट है। तो गवर्नमेंट के बहुत सारे ऐसे पब्लिक एसेट्स हैं, गवर्नमेंट के ऐसे बहुत सारे पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं जो ब्राउन फील्ड कैटेगरी में हैं। अब क्योंकि ये ऑपरेट नहीं हो रहे हैं, क्योंकि ये एक तरह से चल नहीं रहे हैं, अच्छे नहीं चल रहे हैं, जो भी रीजन है, इनमें गवर्नमेंट का ना पैसा फंसा हुआ है, कैपिटल फंसा हुआ है ना। मैं ये क्यों कह रहा हूं इनमें गवर्नमेंट का कैपिटल फंसा हुआ है? क्योंकि ये जो ब्राउन फील्ड एसेट्स है गवर्नमेंट ने जब बनाए थे, राइट, तो गवर्नमेंट ने इन पे पैसा लगाया था, गवर्नमेंट ने इन पे पैसा तो लगा दिया पर अब ये क्योंकि चल नहीं रहे हैं तो उस पैसे का कोई फायदा नहीं हो रहा, वो पैसा तो फंस गया क्योंकि ये एसेट्स चल ही नहीं रहे ना। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि जितने भी ये ब्राउन फील्ड एसेट्स हैं जिनमें हमने अपना पैसा डाल दिया पर इस पैसे का कोई फायदा नहीं हो रहा क्योंकि ये चल नहीं रहे, इसमें रेनोवेशन की रिक्वायरमेंट है, क्यों ना इसे मोनेटाइज करा जाए। मोनेटाइज का मतलब इससे पैसा निकाला जाए। अब पैसा कैसे निकालेगी गवर्नमेंट? ना इन ब्राउन फील्ड एसेट्स को प्राइवेट इन्वेस्टर्स को लीज पे दे देगी, लीज अग्रीमेंट कर लेगी या रेंट अग्रीमेंट कर लेगी, कोई भी लीज अग्रीमेंट 10 साल का 15 साल का लीज अग्रीमेंट कर लिया। अब प्राइवेट प्लेयर्स गवर्नमेंट को कुछ पैसा देंगे, जैसे ही वो गवर्नमेंट को कुछ पैसा देंगे गवर्नमेंट उन्हें इन ब्राउन फील्ड एसेट्स का कंट्रोल दे देगी। अब वो प्राइवेट इन्वेस्टर्स इन ब्राउन फील्ड एसेट्स को रेनोवेट करेंगे, चलाएंगे, उससे कुछ पैसा कमाएंगे और 10-15 साल के बाद गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर देंगे जब लीज अग्रीमेंट टर्मिनेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसके बाद इस प्रोजेक्ट को चला के गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर देंगे ना। इससे गवर्नमेंट को फायदा क्या होगा? गवर्नमेंट ने ये जो पैसा फंसाया हुआ था अब गवर्नमेंट का रिकवर हो जाएगा थ्रू लीज। तो गवर्नमेंट ने इन ब्राउन फील्ड एसेट्स को रिकवर कर लिया, मोनेटाइज कर लिया, तभी इसका नाम नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन है। गवर्नमेंट ने ऐसे क्रोनोलॉजी में रखे हुए हैं बहुत सारे ब्राउन फील्ड एसेट्स जिन्हें अब गवर्नमेंट लीज करेगी, स्ट्रक्चर्ड तरीके से लीज करेगी प्राइवेट लोगों को। प्राइवेट लोग उसे चलाएंगे, उससे पैसा कमाएंगे और गवर्नमेंट को पैसा दे देंगे लीज पे लेने के लिए। गवर्नमेंट ने मोनेटाइज कर लिया। अब गवर्नमेंट सोच रही है कि इन ब्राउन फील्ड एसेट्स को मोनेटाइज करने के बाद, इनसे लीज के थ्रू पैसा लेने के बाद प्राइवेट लोगों से, गवर्नमेंट इस पैसे को इकट्ठा करेगी और नए ग्रीन फील्ड एसेट्स बनाएगी। जैसे कि एक गवर्नमेंट ने एयरपोर्ट सा बनाया हुआ पर वो चल नहीं रहा है,
वो गवर्नमेंट ने किसी प्राइवेट इन्वेस्टर को लीज पे दे दिया। लीज से जो गवर्नमेंट के पास पैसा आया, उस पैसे से गवर्नमेंट कोई और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाएगी नए सिरे से। ठीक है, जैसे कि एयरपोर्ट दोबारा एक और बना देगी, रेलवे स्टेशन बना देगी, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर बना देंगे। ठीक है, तो इसको मोनेटाइज करने का मेन पर्पस है कि इसकी मोनेटाइजेशन से जो पैसा आएगा उसको आप ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट में दोबारा लगा दोगे और फ्रेश इन्वेस्टमेंट करोगे। तो ये है नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। इससे गवर्नमेंट ऑलरेडी ब्राउनफील्ड एसेट्स को मोनेटाइज करेगी, पैसा आएगा, उससे नए इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स बनाएगी। ठीक है, इन्हें मोनेटाइज करना बहुत जरूरी था, नहीं तो यहां तो गवर्नमेंट का कैपिटल फंसा हुआ है। क्लियर? तो यही है व्हाट इज नेशनल मोनेटाइजेशन प्लान, एग्जैक्टली जो मैंने अभी बताया। The name NMP names a list of public assets that will be leased to private investors. ठीक है? Only brownfield assets, which are assets that are already operational, are planned to be leased out under NMP. Now, operational का इसका मतलब ये नहीं है कि वो चल रहे हैं, गवर्नमेंट अच्छे से चला रही है। इसका मतलब जैसे अभी थोड़ी देर पहले आप कंफ्यूज हो सकते हो कि ऐसे बना के रखे हुए हैं गवर्नमेंट ने पर ऑपरेशनल नहीं है, ये मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले। इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ऐसे खंडर बना हुआ है। कुछ ऐसे ऑपरेशनल एसेट्स भी होंगे जो गवर्नमेंट चला रही है पर अच्छे से नहीं चला पा रही है और उससे गवर्नमेंट को कुछ फायदा नहीं हो रहा, तो गवर्नमेंट सोचती है हम अच्छे से ऑपरेट नहीं कर रहे, इस एयरपोर्ट को प्राइवेट हैंड्स में दे दो। ठीक है, importantly there won't be any transfer of ownership from the government to the private sector when assets are leased out. Again, government lease पे दे रही है assets, government ownership transfer नहीं कर रही है, बेच नहीं रही है। जनरली अभी ये बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी उठ रही है कि गवर्नमेंट अपने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स बेच रही है। गवर्नमेंट बेच नहीं रही है, सिर्फ लीज आउट कर रही है। ओनरशिप गवर्नमेंट के पास ही रहेगी। जैसे आप अपना घर अगर रेंट पे देते हो तो घर की ओनरशिप तो आपके पास होती है, रेंट पे ऑपरेट कोई और कर रहा है। Clear? The government only plans to cede control over its assets for a certain period of time, after which the assets must be returned to the government unless the lease is extended. बिल्कुल सही बात है। Now, यहाँ पे ब्राउनफील्ड और ग्रीनफील्ड एसेट्स की डेफिनेशन दी हुई है, पर हम देख ही चुके हैं क्या फर्क होता है ब्राउनफील्ड ग्रीनफील्ड में, तो ये पीडीएफ में से पढ़ लेना। ऑलराइट, नाउ इस स्कीम के एडवांटेजेस क्या हैं? व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ नेशनल मोनेटाइजेशन प्लान? बहुत अच्छी स्कीम है ये। The government believes that leasing out public assets to private investors will help free capital that is stuck in these assets. गवर्नमेंट का जो पैसा फंसा हुआ है, अब गवर्नमेंट इससे पैसा भी निकाल लेगी। The capital freed from this shall be used to build fresh infrastructure facilities under National Infrastructure Pipeline. गवर्नमेंट ने 111 लाख करोड़ हमने करा हुआ ये 111 लाख करोड़ का नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन बनाया है, जिसमें नए इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स बनेंगे 2025 तक। 111 लाख करोड़ का है, जिसमें से 40% गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी, सेंट्रल, स्टेट गवर्नमेंट 39% कुछ है, और प्राइवेट इन्वेस्टर्स 21% कंट्रीब्यूट करेंगे। तो इस 111 लाख करोड़ में से 40% कॉस्ट तो सेंट्रल गवर्नमेंट की है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पैसा तो होना चाहिए, तभी 40% कवर कर पाएंगे, इसको 40% पैसा दे पाएंगे। तो कुछ पैसा इस मोनेटाइजेशन प्लान से निकालेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट यूज करेगी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में। तो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में जो गवर्नमेंट का पैसा लगेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा लगेगा नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में, वो कुछ पैसा आएगा नेशनल मोनेटाइजेशन प्लान से। ठीक है, द प्रोसीड्स फ्रॉम नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन आर एक्सपेक्टेड टू अकाउंट फॉर 14% ऑफ द टोटल आउटले फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर। जितना भी ये 111 लाख करोड़ है उसका 14% तो मोनेटाइजेशन से आ जाएगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का तो काफी कॉस्ट कवर हो जाएगी। ठीक है, इट विल हैव अ मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑन द इकोनॉमी बाय बूस्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट, रेजिंग प्रोडक्टिविटी। ये तो हम जानते हैं कि जब भी गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक्सपेंडिचर करती है, तो गवर्नमेंट मान लो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पे 100 रुपए का खर्चा कर रही है ना, इकोनॉमी को 500 रुपीज का फायदा हो रहा है। गवर्नमेंट ने 100 रुपीज लगाए, इकोनॉमी पे 500 रुपीज का इंपैक्ट हुआ है। इसे कहते हैं मल्टीप्लायर इफेक्ट। इससे इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, इंप्लॉयमेंट जनरेट होगी, प्रोडक्टिविटी रेज होगी। Analysts also believe that the government has now, through the NMP, found the right model of infrastructure development. The government, they say, is best suited to tackle the ground level challenges in building infrastructure, while the private sector can operate and offer indirect finance to these projects through NMP.
गवर्नमेंट ने ये कई इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि गवर्नमेंट ना इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकती है, क्योंकि उसमें कई सारी क्लियरेंसेस लेनी पड़ती है, लैंड एक्वायर करना पड़ता है, फॉरेस्ट क्लियरेंस लेनी पड़ती है, ये सारी क्लियरेंसेस गवर्नमेंट ले लेगी। पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ऑपरेट प्राइवेट प्लेयर्स अच्छे से करते हैं। प्राइवेट प्लेयर्स अच्छी एफिशिएंसी से एयरपोर्ट, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर चलाते हैं। गवर्नमेंट बना देती है, चलाना का काम अच्छा प्राइवेट सेक्टर करता है। तो ये अच्छा मॉडल हो गया, गवर्नमेंट ब्राउनफील्ड बना देगी, प्राइवेट प्लेयर चलाएंगे। Economists generally believe that scarce assets are better managed and allocated by private sector than by government. So NMP would enhance efficiency of infrastructure management. बिल्कुल सही है, ये एडवांटेजेस हो गए। पर बहुत सारा क्रिटिसिज्म भी हो रहा है, बहुत सारे कंसर्न्स भी हैं, तो वो भी हमारा काम है देखना। सिर्फ एडवांटेजेस देखना नहीं है। यूपीएससी में आपसे प्रोज कॉन्स, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस दोनों पूछे जाते हैं। तो क्रिटिसिज्म देख लेते हैं इसका, कंसर्न्स और एप्रीहेंशंस क्या है इसको लेके। एक तो स्कोप फॉर करप्शन है। बिल्कुल, करप्शन का क्या स्कोप है? बहुत सारे ऑपोजिशन लीडर्स कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ना अपनी फेवरेट कंपनीज को, जो वो कंपनीज जो इस बीजेपी गवर्नमेंट के साथ क्लोज है, उन्हें ये एसेट्स दे देगी। राइट? गवर्नमेंट इस बेसिस पे एसेट एलोकेट नहीं करेगी कि कौन बेहतर चला सकता है इस इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी को। गवर्नमेंट करप्शन के बेसिस पे और जो उनके ज्यादा नजदीक हैं, जिन कॉर्पोरेट्स की नजदीकियां गवर्नमेंट के साथ, उनको दे देगी ये। So there is scope for corruption because government would allocate these assets, these public assets to their favorites, या जो अच्छा पैसा देगा। So there is scope for corruption, बिल्कुल सही है। अच्छा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का भी एक है। मैंने अभी आपको बताया था, ये ध्यान से सुनना पॉइंट, मैंने बताया था कि गवर्नमेंट का लेट्स सपोज किसी इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट में 1000 करोड़ लगा था, ब्राउन फील्ड एसेट में, पर वो अच्छे से चल नहीं रहा था। अब गवर्नमेंट ना इसे लीज वगैरह पे दे के और बहुत सारी चीजों से इसमें से 500 करोड़ मोनेटाइज कर लेती है। लेट्स सपोज लीज पे देके गवर्नमेंट ने 500 करोड़ इसमें से अपनी कैपिटल फ्री करवा ली, है ना? यही मेन पर्पस है ना मोनेटाइजेशन का, जो गवर्नमेंट का पैसा लगा हुआ उसमें से कुछ गवर्नमेंट के पास वापस आ जाए, जिससे फिर गवर्नमेंट इस 500 करोड़ को कहां यूज करेगी? ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स में, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में। पर बहुत सारे लोग कह रहे हैं ये जो गवर्नमेंट का कैपिटल फ्री हो रहा है, 500 करोड़ ये गवर्नमेंट के पास आ रहे हैं, ये तो प्राइवेट प्लेयर से ही आ रहे हैं, वही तो दे रहे हैं लीज की अमाउंट। ये 500 करोड़ जो गवर्नमेंट के पास आ गए गवर्नमेंट स्पेंडिंग के लिए, जिसे गवर्नमेंट आगे स्पेंड करेगी, ये 500 करोड़ अगर प्राइवेट के पास होते तो प्राइवेट भी इसे स्पेंड करता। तो एक तरह से एक्स्ट्रा पैसा नहीं जनरेट हो रहा है, पैसा बस हैंड्स चेंज कर रहा है। प्राइवेट स्पेंडिंग से 500 करोड़ काट के आपने गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ा दी। पर नेट अगर हम देखें, जैसे दोनों के पास 1000 करोड़ था, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों के पास, प्राइवेट ने अपना 500 करोड़ गवर्नमेंट को दे दिया। अब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 1500 करोड़ हो गया, प्राइवेट 500 करोड़ हो गया, पर टोटल तो आज भी 2000 करोड़ रहा, है ना? तो प्राइवेट स्पेंडिंग लेके गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ा दी, तो ये कोई नई कैपिटल तो जनरेट हो नहीं रही है। क्लियर? तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? जो स्टेप आपने नहीं लिया उससे क्या फायदा हो सकता था। तो अगर ये प्राइवेट हैंड्स में होता तो प्राइवेट इससे क्या करते? वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। मेक सेंस? देन स्ट्रक्चरल एंड फाइनेंशियल इश्यूज। अब ये प्राइवेट प्लेयर्स के पास भी पैसा होना चाहिए ना, तभी तो वो गवर्नमेंट को 500 करोड़ देंगे। नाउ प्राइवेट इन्वेस्टर्स में फाइनेंस के इश्यूज अभी भी हैं, स्ट्रक्चरल इश्यूज अभी भी हैं। जैसे बहुत टाइम से गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि एयर इंडिया को मोनेटाइज कर लिया जाए, एयर इंडिया को बेचने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट, राइट? पर एयर इंडिया कोई खरीद ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे स्ट्रक्चरल इश्यूज है। गवर्नमेंट ने बहुत सारी कंडीशंस लगाई हुई हैं कि आपको मिनिमम 3 साल के लिए ऑपरेट करनी है एयरलाइंस, आपको कम से कम इतना प्राइस पे करना पड़ेगा, राइट? ये बहुत सारे स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं। बहुत सारे लोग तो ये कहते हैं कि गवर्नमेंट ना ज्यादा डिमांड कर रही है एयर इंडिया के लिए, कि इतनी एयर इंडिया की कॉस्ट है नहीं, इतना प्राइस है नहीं जितना गवर्नमेंट डिमांड कर रही है। सो मेनी पीपल आर सेइंग कि गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स के लिए भी, इन ब्राउनफील्ड एसेट्स के लिए भी ऐसा ही करेगी, ज्यादा प्राइस डिमांड कर लेगी, राइट? और उस ज्यादा प्राइस पे करने के लिए प्राइवेट प्लेयर्स के पास पैसा ही नहीं है। क्लियर? हायर प्राइस फॉर कंज्यूमर्स। अच्छा, एक और चीज, मान लो एक पावर इंफ्रास्ट्रक्चर है, पावर मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का इंफ्रास्ट्रक्चर है। गवर्नमेंट जब उसे ऑपरेट करती है ना, तो गवर्नमेंट कंज्यूमर्स को इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडाइज रेट पे देती है। पर अगर प्राइवेट प्लेयर्स इस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को ऑपरेट करेंगे, तो प्राइवेट प्लेयर तो पैसे कमाने के लिए आया,
वो कंज्यूमर से ज्यादा फीस नहीं चार्ज करेगा, कंज्यूमर से ज्यादा रेट नहीं चार्ज करेगा, तो इवेंचुअली कंज्यूमर्स को इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज महंगी मिल सकती हैं, तो ये भी एक नुकसान हो सकता है, राइट? तो ये 4 कंसर्न्स, ऑलराइट, ठीक है। चलो, वे फॉरवर्ड क्या है, व्हाट लाइज अहेड, करना क्या चाहिए? देखो, ये हिंदू में से मैंने स्क्रीनशॉट लिया, लास्ट पैराग्राफ था उसका ना। बहुत सारे न्यूज़पेपर्स कहते हैं बहुत अच्छी चीज है, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन को फंड करने के लिए नेशनल मोनेटाइजेशन प्लान बहुत अच्छा है, पाइपलाइन बहुत अच्छी है, गवर्नमेंट को इस प्रोजेक्ट के साथ जाना चाहिए, बट गवर्नमेंट को यह ध्यान रखना है कि ये इंप्लीमेंट अच्छे से हो रहा है। और जैसे एयर इंडिया को बेचने में गवर्नमेंट ने गलतियां करी हैं, ज्यादा ही प्राइस चार्ज कर लिया एयर इंडिया का, वैसा गवर्नमेंट इस एनएमपी के साथ ना करे, नहीं तो प्राइवेट प्लेयर्स इंटरेस्टेड ही नहीं होंगे, और गवर्नमेंट जो सोच रही है 6 लाख करोड़ कमाने की, वो नहीं कमा पाएगी। क्लियर? ठीक है, चलो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट इशू पे। आरबीआई अनवेल सीरीज 6 गोल्ड बॉन्ड स्कीम, सीरीज 6 गोल्ड बॉन्ड स्कीम, ठीक है। चलो पहले न्यूज में देख लेते हैं क्या है, व्हाट्स इन द न्यूज। The Reserve Bank of India has announced the Sovereign Gold Bond Scheme 2021-22 Series 6, which will be open for subscription for period August 30 to September 3rd September तक है। Now, गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट ना सॉवरन गोल्ड बॉन्ड्स बेचती है, ठीक है, और फेजेस में बेचती है। तो ये जो करंट फेज है ना जिसमें गवर्नमेंट सॉवरन गोल्ड बॉन्ड बेच रही है, गवर्नमेंट क्या, आरबीआई टू बी प्रिसाइज, ये जो सॉवरन गोल्ड बॉन्ड बेच रही है आरबीआई, ये 6 सीरीज है, 6th फेज है, और ये फेज की विंडो है 30 अगस्त से सितंबर 3rd तक। ऐसे ही गवर्नमेंट डिफरेंट टाइम पीरियड्स में ना डिफरेंट फेजेस में सॉवरन गोल्ड बॉन्ड बेचती जा रही है। क्लियर? तो ये 6th फेज चल रहा है अभी, ठीक है। नाउ अब क्वेश्चन ये उठता है कि सॉवरन गोल्ड बॉन्ड्स हैं क्या, व्हाट आर सॉवरन गोल्ड बॉन्ड्स, तो वो देखते हैं, ठीक है। सॉवरन गोल्ड बॉन्ड्स, देखो जब भी ना इकोनॉमी में रिसेशन होता है, इकोनॉमी के हाल बुरे चल रहे होते हैं, सब कुछ बुरा चल रहा होता है, तब लोगों की टेंडेंसी होती है कि लोग अपना पैसा ना गोल्ड में डाल दें। क्यों? क्योंकि गोल्ड ना एक सेफ एसेट है, गोल्ड ने हमेशा बढ़ना ही बढ़ना है, जनरली ऐसा माना जाता है। गोल्ड एक सेफ एसेट है और गोल्ड में पैसा डाल के आप सेफ फील करते हो, गोल्ड इज कंसिडर्ड अ सेफ हेवन, यहां आपकी सेविंग्स इंटैक्ट रहेंगी। तो बहुत सारे लोग ना गोल्ड में पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, डाल देते हैं अपनी सेविंग्स, क्योंकि उन्हें ये सेफ हेवन लगता है। और जब भी जनरली इकोनॉमी में डाउन टर्न आ रहा होता है तो आपको किसी भी इन्वेस्टमेंट में विश्वास नहीं रहता, आप सिर्फ गोल्ड में डालते हो। होता क्या है, इंडिया में ना गोल्ड कंजम्पशन बहुत ज्यादा है, लोग गोल्ड बहुत कंज्यूम करते हैं, बहुत ज्यादा गोल्ड खरीदने की चाह है इंडिया में, राइट, बहुत ज्यादा है। उस वजह से ना इंडिया के गोल्ड इंपोर्ट्स बढ़ जाते हैं और इंडिया का इंपोर्ट बिल बढ़ जाता है, क्योंकि इंडिया के अंदर गोल्ड इतना प्रोड्यूस नहीं होता है, बाहर प्रोड्यूस होता है, बाहर की कंट्रीज में ज्यादा प्रोड्यूस होता है, इंडिया इंपोर्ट बहुत करता है, क्योंकि इंडिया में गोल्ड की डिमांड होती है। और जब रिसेशन वगैरह इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म ना करे तब तो बहुत ज्यादा डिमांड होती है, तो गवर्नमेंट का इंपोर्ट बिल बढ़ जाता है और आप गोल्ड इंपोर्ट करते रहते हो, है ना। ना इस सारी सिचुएशन से बचने के लिए गवर्नमेंट ने पता क्या करा, गवर्नमेंट ने कहा हम ना एक बॉन्ड इशू करते हैं। बॉन्ड क्या है, एक पीस ऑफ पेपर है, ठीक है। ये पीस ऑफ पेपर, लेट्स सपोज ये जो पीस ऑफ पेपर है ना, गवर्नमेंट ने बोल दिया ये एक गोल्ड बॉन्ड है, और गवर्नमेंट ने ना इस पे लिख दिया 10 ग्राम्स। यानी कि ये जो गवर्नमेंट का पीस ऑफ पेपर है जिसपे गवर्नमेंट ने 10 ग्राम्स लिख दिया, इस पीस ऑफ पेपर का प्राइस वही होगा जो 10 ग्राम गोल्ड का होगा, ठीक है। बस गवर्नमेंट ने एक पीस ऑफ पेपर निकाल दिया, उस पीस ऑफ पेपर पे लिख दिया 10 ग्राम्स, और गवर्नमेंट ने बोल दिया इस पीस ऑफ पेपर का वही प्राइस है जो 10 ग्राम गोल्ड का प्राइस है। नाउ आपके पास एक ऑप्शन है, आप अगर चाहो तो रादर देन परचेजिंग 10 ग्राम्स ऑफ गोल्ड, अगर आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए गोल्ड में पैसा डाल रहे हो, अगर आपने ज्वेलरी वगैरह बनवानी है फिर तो कोई फायदा नहीं, पर अगर आप अपने पैसे बचाने के लिए, सेफ करने के लिए अगर आप गोल्ड में पैसा डाल रहे हो, तो रादर देन बाइंग 10 ग्राम्स ऑफ फिजिकल गोल्ड, आप 10 ग्राम वाला ये पीस ऑफ पेपर ले लो, इसका भी प्राइस जितना गोल्ड का प्राइस है वही होगा। और कल को लेट्स सपोज आज गोल्ड का प्राइस 100 रुपीज है, कल को अगर गोल्ड का प्राइस 200 रुपीज हो जाता है,
तो इस पीस ऑफ पेपर का भी प्राइस 200 हो जाएगा। तो आपने ये 100 रुपए का पीस ऑफ पेपर परचेज करा, पर गोल्ड के रेट बढ़ गए, तो आपके इस पीस ऑफ पेपर का भी रेट बढ़ जाएगा। फ्यूचर में आप चाहो तो उस हायर रेट पे आप ये पीस ऑफ पेपर बेच दो, लोग खरीदने बैठे हुए हैं, गवर्नमेंट खरीद लेगी। तो एक तरह से 100 रुपए का अगर मैं ये पीस ऑफ पेपर खरीद लूं और फ्यूचर में जैसी गोल्ड 200 रुपए होता है तो मैं इसे बेच दूं, तो मैं एक तरह से 100 रुपीज कमा लूंगा, जबकि मैंने गोल्ड की शक्ल भी नहीं देखी, फिजिकल गोल्ड की, ये सिर्फ पीस ऑफ पेपर से कमा लिया, राइट? इस 100 रुपीज जो मैंने कमाया है एक्स्ट्रा, इसे हम कहते हैं कैपिटल गेन। आप कैपिटल गेन कमा लोगे। तो रादर देन इन्वेस्टिंग और रादर देन सेविंग योर मनी इन फिजिकल गोल्ड, आप ये ले लो। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि ऐसे कल को मैं एक पीस ऑफ पेपर बना दूं और उस पे बोल दूं ये लो, इस पे 10 ग्राम लिखा है, 10 ग्राम गोल्ड की कीमत है इसकी। ऐसे थोड़ी होता है, कोई भी पीस ऑफ पेपर पे कुछ भी लिख देगा। बिल्कुल सही बात है। तो इस पीस ऑफ पेपर की गोल्ड जितनी वैल्यू कहां से आ रही है? वेल, इस पीस ऑफ पेपर की गोल्ड जितनी वैल्यू आ रही है गवर्नमेंट गारंटी से, क्योंकि गवर्नमेंट ने गारंटी ले ली है। गवर्नमेंट ने अगर कह दिया ये पीस ऑफ पेपर गोल्ड जितना है, तो गवर्नमेंट ने कह दिया, ठीक है। और गवर्नमेंट ने कह दिया कि अगर कोई इस पीस ऑफ पेपर का आपको गोल्ड का रेट नहीं दे रहा, यानी कि आप किसी तीसरे बंदे पे जाते हो और बोलते हो ये लो 10 ग्राम गोल्ड और पीस ऑफ पेपर दे देते हो, और वो कहता है कि ये पागल है, ये क्या बात हुई, तो गवर्नमेंट कहती है हम खरीद लेंगे। तो गवर्नमेंट एक तरह से गारंटी ले रही है कि हम तो जरूर खरीदेंगे ये 10 ग्राम गोल्ड के प्राइसेस पे। तो क्योंकि गवर्नमेंट गारंटी ले रही है तो लोग भी खरीदना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो थर्ड पर्सन सोचेगा कि यार मैं खरीद लेता हूं गोल्ड के प्राइस पे इसे, कल को गवर्नमेंट को बेच दूंगा। मेक सेंस? तो क्योंकि गवर्नमेंट गारंटी ले रही है, इसीलिए इसकी वैल्यू जितना गवर्नमेंट कह रही है उतनी है, गोल्ड के प्राइस के हिसाब से ये मूव करेगा। तो रादर देन बाइंग फिजिकल गोल्ड, आप ये बाय कर लो। इसको बाय करने का एक और फायदा है, गोल्ड में आपने पैसा डाल दिया, आपके पास गोल्ड आ गया, ठीक है, पड़ा रहेगा। इसमें आपने पैसा डाल दिया तो इस पे आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा, 2.5% पर एनम इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो ये एक एडिशनल फायदा है। आपने इस पे 100 रुपए लगा दिए, जब तक आप इसे बेचते नहीं, हर साल आपको 2.5 रुपए मिलेंगे। मेक सेंस? तो ये बढ़िया है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, अगेन गवर्नमेंट की कोशिश है कि लोग इसमें सेविंग करें, और जब भी गोल्ड की डिमांड बढ़ती है, क्योंकि सेफ हेवन है ये, तो तब लोग इसे ले लें और हमारा इंपोर्ट बिल ना बढ़े, ठीक है। और ये 2015 में गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली हुई थी। क्लियर? इन्वेस्टर्स हैव टू, बाकी सारी जो चीजें हैं वो इसमें डिटेल में दी हुई है। बेसिक इसका प्रेमिस सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम का यही है जो मैंने समझाया, बाकी एक्चुअल डिटेल्स आपको नोट्स में मिल जाएगी। जैसे कि जिस प्राइस पे आप गोल्ड खरीदते हो, जिस प्राइस पे ये बॉन्ड खरीदते हो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, उसे कहते हैं इशू प्राइस। और वो इशू प्राइस जनरली क्या होता है? वही होता है जो गोल्ड का प्राइस होता है, ठीक है। ये चीज, और 2.5% पर एनम इस पे कमा भी सकते हो। Sovereign gold bonds have a tenure of 8 years with exit options are available from 5th year. 8 साल का इसका टेन्योर होता है, 8 साल तक के लिए बॉन्ड इशू होते हैं। 5th ईयर के बाद आप इसमें से एग्जिट भी कर सकते हो, यानी कि गवर्नमेंट को पेपर वापस कर दिया, बोल दिया इसके जितने बनते हैं मुझे पैसा दे दो, ठीक है। और मार्केट में तो आप इसे बेच ही सकते हो। अच्छा, द मिनिमम परमिसिबल इन्वेस्टमेंट यूनिट इज 1 ग्राम। 1 ग्राम से कम का गोल्ड का कोई बॉन्ड नहीं है, 1 ग्राम और उसके मल्टीपल्स का है। Investors can buy these bonds through designated scheduled commercial banks। हाँ, scheduled commercial bank से खरीद सकते हो, स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन से खरीद सकते हो, पोस्ट ऑफिस से खरीद सकते हो, ठीक है। और ये जो मैंने अभी बताया कि कल को अगर ये बॉन्ड 100 रुपए का 200 रुपए हो गया, तो इसे आप कहां बेच सकते हो 200 रुपीज कमाने के लिए, कैपिटल गेन कमाने के लिए? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, BSE NSE पे जाके बेच सकते हो, ठीक है। तो एडवांटेजेस क्या हैं इस स्कीम के? वेल, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स आर कंसिडर्ड वन ऑफ द बेटर वेज ऑफ इन्वेस्टिंग इन गोल्ड एज लॉन्ग एज विद कैपिटल अप्रिसिएशन एंड इन्वेस्टर गेट्स फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। कैपिटल गेन के साथ साथ कि कल को गोल्ड का रेट बढ़ गया, वो तो फायदा होगा, प्लस इस पे आपको इंटरेस्ट भी तो मिल रहा है जो गोल्ड, फिजिकल गोल्ड पे नहीं मिलता वो। Apart from this, it is tax efficient as no capital gain is charged in case of redemption on maturity। अगर आपने 100 रुपीज का गोल्ड बॉन्ड खरीद के 200 रुपीज का बेच दिया, तो आपका कैपिटल गेन कितने का हुआ? 100 रुपीज का। ये नॉन टैक्सेबल है, इस पे टैक्स नहीं लगेगा। जनरली अगर आप लैंड ऐसे कैपिटल गेन कमाते हो लैंड पे, 1 करोड़ की लैंड खरीदी, 2 करोड़ की बेच दी, तो उस पे जो 1 करोड़ आपने पैसा कमाया कैपिटल गेन, उस पे टैक्स लगता है, इस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो अच्छा वो है ये।
It has a sobering effect on demand for physical gold in India and thus reduces India's import bill. बिल्कुल सही. Disadvantages क्या हो सकते हैं? This is a long-term investment, unlike physical gold which can be sold immediately. ठीक है? Generally ये long-term investment है. Physical gold तो आप अभी खरीदा कल बेच दो. पर ये इतना easily ये जो bond है ना ये बिकता नहीं है. इसीलिए बहुत सारे लोग अभी भी इस स्कीम को लेके इतने एक्साइटेड नहीं है. पर नॉनदलेस इसके एडवांटेजेस इतने अच्छे हैं, लोग अभी भी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीद रहे हैं, पर दे आर नॉट रेडिली सेलेबल. बिक जाएंगे, थोड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी. ठीक है, तो इतने लिक्विड नहीं है जितना फिजिकल गोल्ड होगा. क्लियर? तो ये जो न्यूज आइटम मैंने डाली थी कि न्यूज में क्या है, आरबीआई ने क्या करा है, वेल ये इसलिए डाली थी ताकि आपको सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम का पता चल जाए. और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम का अभी फेज 6 चल रहा है. ऑलराइट, चलो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट आइटम पे, विच इज इंडस्ट्री 4.0. इट्स टाइम फॉर इंडस्ट्री 4.0. नाउ इंडस्ट्री 4.0 को हम फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी कह देते हैं. फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. इंडस्ट्रियल जितनी भी हिस्ट्री है ना, हमारे वर्ल्ड की जितनी भी हिस्ट्री है, उसमें ना इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस आई हुई हैं जिन्होंने इंडस्ट्री को ही चेंज कर दिया है और ज्यादा वेल्थ प्रोड्यूस करी है. पूरी इंडस्ट्री में चेंज आ गया बिकॉज ऑफ दीज रेवोल्यूशंस और इंडस्ट्री और ज्यादा एडवांस्ड हो गई. किसी जमाने में हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज ही होती थी, लोग घर पे ही ये सारे काम करते थे इंडस्ट्री वाले. पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1 आई जो ब्रिटेन में आई थी, पहली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, उसने फैक्ट्रीज बनाई. फिर इलेक्ट्रिसिटी का जब आविष्कार हुआ तो इंडस्ट्रीज और बेटर होगी, एक सेकंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई. फिर जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स आए तो इंडस्ट्रीज और एडवांस हुई, थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. और आज का समय चल रहा है फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का, क्योंकि अब ऐसी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं जो इंडस्ट्रीज को और ऊपर ले जाएंगी, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, है ना, 3D प्रिंटिंग. ये ऐसी ऐसी चीजें आ गई जिससे मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल सेक्टर एक और रेवोल्यूशन से गुजरेगा. राइट नाउ इसको मैनेज कैसे करना है, इंडस्ट्री 4.0 को मैनेज कैसे करना है और इंडिया इसे कैसे यूज कर सकता है अपने बेनिफिट के लिए, यह आर्टिकल उस पे है. ठीक है, सो देख लेते हैं इंट्रोडक्शन. द टर्म इंडस्ट्री 4.0 वाज कॉइन्ड बाय जर्मन गवर्नमेंट इन 2011. एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग वही 3D प्रिंटिंग है. जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स, साइबर फिजिकल सिस्टम्स ऑलमोस्ट सिमिलर से हैं. इंटरनेट ऑफ थिंग्स पता क्या है कि पहले तो सिर्फ कंप्यूटर और मोबाइल फोन ही इंटरनेट पे थे, अब सारी चीजें इंटरनेट पे आ जाएंगी. सेंसर्स इंटरनेट पे आ जाएंगे, एसी इंटरनेट पे आ जाएगा. एसी कैसे इंटरनेट पे आएगा, इसमें एक एग्जांपल दे देता हूं आपको. लेट्स सपोज मैंने ना एक ऐसा स्मार्ट एसी आ गया है कि जैसे ही आप रूम में एंटर करते हो ना वैसे वो एसी चल जाता है. नो, ये क्या चीज हुई? ऐसा स्मार्ट एसी कैसे आ गया कि जैसे आप रूम में एंटर करते हो वो एसी चल जाता है? हो ना हो उस एसी में सेंसर लगा हुआ है, कैमरा लगा हुआ है जो आपकी एंट्री देख लेता है. ठीक है, और हां वो आप ही की एंट्री पे चलेगा, किसी और की एंट्री पे नहीं चलेगा. तो वो आपको कैमरा से देख लेता है, आप आ गए हो, आपकी बॉडी का जो सारा डेटा है, आपके ऊपर भी एक सेंसर लगा हुआ है. लेट्स सपोज आपके पास रिमोट है, वो जो रिमोट है आप चलाते नहीं हो, या आपका फोन है, रिमोट भी छोड़ो, आपका फोन है, फोन से एसी को सिग्नल चला गया कि भाई मैं आ गया हूं इस रूम में. जैसे ही आप आ जाओगे फोन आपका आ जाएगा, एसी को सिग्नल चला जाएगा, एसी स्विच ऑन हो जाएगा. नाउ ये जो फोन ने एसी के साथ कम्युनिकेशन करी है, कैसे करी है? इंटरनेट पे. दैट मींस आपका फोन तो इंटरनेट पे है ही है, एसी भी इंटरनेट पे हो गया. ऐसे ही सारी चीजें इंटरनेट पे आ सकती हैं. इसे हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहते हैं कि सारी चीजें इंटरनेट पे हैं, सब इंटरनेट पे एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहा है, सेंसर्स डिफरेंट, सब कुछ. राइट तो ये नई चीज आ गई. ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, डेटा एनालिटिक्स, ये सारी नई टेक्नोलॉजीज इंडस्ट्री को एक नए आयाम तक लेके जाएंगी, नए अंजाम तक लेके जाएंगी. जैसे पिछली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने चेंज करा है इंडस्ट्री को, इंडस्ट्री 4.0 या फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वुड चेंज द इंडस्ट्रियल प्रोसेस ड्रामेटिकली. पहले इंडस्ट्री, कम से कम इंडस्ट्री में ये तो था फैक्ट्री है, वहां पे वर्कर्स आते हैं काम करते हैं. अब अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाएगी तो मेजर और ऑटोमेशन ही हो जाएगी, तो वर्कर्स की भी जरूरत नहीं है. डू यू थिंक इंडस्ट्री बिल्कुल ही चेंज हो जाएगी? वो चीज. दिस इज अ टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन दैट विल फंडामेंटली ऑल्टर द वे वी लिव, वर्क एंड रिलेट टू वन अनदर.
अब बाकी 3 इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी देख लेते हैं। फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई थी 18th सेंचुरी इंग्लैंड में, जब स्टीम इंजन का आविष्कार हुआ था। स्टीम पावर को यूज करके आपने स्पिनिंग जेनी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री वगैरह वगैरह बनानी शुरू करी थी, तो उससे फैक्ट्रीज बनने लगी। सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में इलेक्ट्रिक पावर आ गई थी, जिससे मास प्रोडक्शन बढ़ गई। इलेक्ट्रिसिटी आ गई ना, पहले मैनुअल वर्क से चीजें चलती थी, अब इलेक्ट्रिसिटी आ गई, इलेक्ट्रिक पावर आ गई। थर्ड, यूज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। 80s 90s में इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आए, उससे इंडस्ट्री रेवोल्यूशनाइज होगी। नाउ अ फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इज बिल्डिंग ऑन द थर्ड डिजिटल रेवोल्यूशन दैट हैज बीन अकरिंग सिंस द मिडल ऑफ लास्ट सेंचुरी। थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का ही एक नेक्स्ट फेज है फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। It is characterized by fusion of technologies that is blurring the lines between physical, digital and biological। वो अब तो इलॉन मस्क न्यूरालिंक की भी बात करें कि आपके ब्रेन में एक चिप डाल देंगे और आपको किसी से बात करने की जरूरत ही नहीं है। अगर सामने वाले इंसान के भी ब्रेन में वो चिप है तो चिप टू चिप कम्युनिकेशन हो जाएगा, लैंग्वेज ही नहीं चाहिए। तो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस भी साथ हो रहे हैं, वर्ल्ड ही चेंज हो रहा है। ठीक है, न्यूरालिंक आपने सुना होगा, इलॉन मस्क ने बनाने की बात करी है। खैर, in any case, with industry 4.0 manufacturing industry will be able to make data driven decisions। अच्छा, इससे होगा क्या? क्योंकि अब सारी चीजें ऑटोमेट हो जाएंगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगी, इतने सारे सेंसर्स होंगे, ट्रांसमीटर होंगे, क्लाउड होगा, बहुत सारा डेटा जनरेट होगा। उस डेटा को अच्छे से मैनेज कर लोगे तो क्या होगा? तो बिजनेस प्रोसेसेस और एफिशिएंट होंगे। ठीक है, तो ये डेटा मैनेजमेंट को लेके काफी ज्यादा रेवोल्यूशन आ रही है, जिससे इंडस्ट्री और ज्यादा एक्सपैंड कर सकती है। जैसे इंश्योरेंस इंडस्ट्री में एक रेवोल्यूशन पता क्या आ रहा है? जैसे ही आप कार इंश्योरेंस कराओगे ना, कार इंश्योरेंस वाले आपके गाड़ी में एक सेंसर रख देंगे। वो सेंसर एनालाइज करेगा कि आप गाड़ी कैसे चलाते हो, आप बहुत ज्यादा रैश ड्राइविंग करते हो या प्रॉपर रूल्स में चलाते हो, आप सिग्नल नहीं तोड़ते वगैरह। उससे इंश्योरेंस कंपनी को पता चल जाएगा कि इसके एक्सीडेंट होने के चांसेस कम है, क्योंकि ये रूल्स में चलाता है, तो आपका प्रीमियम भी कम कर देंगे इंश्योरेंस का। अगर उन्हें पता चल जाता है सेंसर से कि आप रैश ड्राइविंग करते हो, तो आपका प्रीमियम बढ़ा देंगे। राइट, ऐसी चीजें, क्योंकि वो सेंसर है, डेटा जनरेट हो रहा है ना आपकी ड्राइविंग स्किल्स का, उससे आपका प्रीमियम डिसाइड हो रहा है। तो ये तो सिर्फ मैंने इंश्योरेंस इंडस्ट्री बताई है, ऐसी सारी इंडस्ट्रीज में डेटा मैनेजमेंट से रेवोल्यूशन आ रहा है। दैट इज व्हाई इट इज अ इंडस्ट्री, इट इज कॉल्ड फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ठीक है, सो टू टेक एडवांटेज ऑफ डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग, द गवर्नमेंट्स ऑफ अदर कंट्रीज आल्सो कॉइन्ड देयर ओन इंडस्ट्रियल इनिशिएटिव्स। ये तो इंडस्ट्री 4.0 जर्मन गवर्नमेंट ने कहा था ना, वैसे यूएस गवर्नमेंट ने इसे स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग कहा है। चाइना कॉल्स इट मेड इन चाइना मिशन है जो चाइना का 2025। इंडिया रेफर्स टू इट एज मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया। खैर, पोटेंशियल क्या है? नाउ हमारी कंट्री में इंडस्ट्रियल जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस है ना, जो इंडस्ट्रीज हैं, उनमें एमएसएमई का बहुत बड़ा रोल है। तो अगर हम फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को एमएसएमई के हिसाब से अडेप्ट करवा देंगे ना, कि एमएसएमई भी इसे इन नई टेक्नोलॉजीज को यूज कर सके, तो बहुत ज्यादा हमारे कंट्री में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ जाएगा। नाउ पहले हमें यह जानना है कि एमएसएमई इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एमएसएमईज इन इंडिया? तभी तो हम बात करेंगे कि फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इधर भी आना चाहिए। क्या है? According to Economic Survey 2020-21, over 6 crore MSMEs employ more than 11 crore people। हमारे कंट्री में 11 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट एमएसएमई सेक्टर से आती है एंड कंट्रीब्यूट रफली 30% टू द जीडीपी। एमएसएमई सेक्टर से 30% जीडीपी जनरेट होती है एंड हाफ ऑफ कंट्रीज एक्सपोर्ट। आधे एक्सपोर्ट आपके एमएसएमई से होते हैं। MSMEs are also ancillaries to larger enterprises। जो MSME है, MSME तो आपको पता होगा ना, मैंने फुल फॉर्म बताया नहीं इसलिए बिकॉज आई एम अज्यूमिंग आपको पता होगा। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, नाउ एमएसएमई का एक और रोल है, ये जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना, उनको जो रॉ मटेरियल चाहिए होता है, कई बार इन्हीं एमएसएमई से आता है। तो लार्ज इंडस्ट्रीज आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन एमएसएमईज। Then MSMEs form more than 95% of industries in India by number, produce more than 45% of total manufacturing output and employ more than 40% of your workforce। बहुत significant है। अगर ये इतनी significant है तो अभी तक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को आए हुए या इसका प्रोसेस स्टार्ट हुए हुए अभी 2-3 साल हो गए, फिर भी अभी तक एमएसएमईज क्यों नहीं अडेप्ट कर पाई हैं फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को लेके, अगर इतनी इंपॉर्टेंट है?
Well, these MSMEs face certain challenges. वो क्या है? Problems faced by MSMEs with respect to Industrial Revolution 4.0. Lack of awareness. MSMEs छोटी इंडस्ट्रीज है, इनमें अवेयरनेस कम है और इनमें एक और वो धारणा है, इनमें एक और बायस है कि ज्यादा टेक्नोलॉजी से काम ही खराब होगा, इतना ही ठीक है। तो एक तो अवेयरनेस कम है और ये नहीं पता कि ये जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं इनसे इन्हें क्या फायदा हो सकता है। तो अवेयरनेस जनरेट करने की जरूरत है। MSMEs will need to make major financial investments to adopt Industry 4.0. Of course, महंगी भी है ये टेक्नोलॉजीज, तो अगर MSMEs जो छोटी इंडस्ट्रीज हैं उन्हें पैसा भी ज्यादा खर्च करना पड़ेगा इफ दे हैव टू अडेप्ट टू दीज थिंग्स। प्लस इन टेक्नोलॉजीज को कैसे यूज करना है उसके लिए दे नीड टू हायर एक्सपर्ट्स, कंसल्टेंट्स, कॉस्ट बढ़ जाती है, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है। For any new technology to be adopted, an organization requires a positive organizational culture and the support of people. MSMEs need to believe in the advantages that Industry 4.0 technologies can offer. बिल्कुल। Adaptation of big data management. Big data मतलब जो इतना सारा डेटा जनरेट होएगा, इतने सारे सेंसर्स हो गए, इतनी सारी चीजें हो गई, इस डेटा को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और बहुत मुश्किल काम भी है और बहुत ज्यादा महंगा काम भी है। सो यहां पे MSME स्ट्रगल कर रही हैं। There is serious lack of frameworks and steps that can assist MSMEs in adopting Industry 4.0. Plus, finally, MSMEs should develop their own vision of Industry 4.0 technologies that they want to adopt and identify the relevant tools and practices they need for such a tailored vision. ठीक है? चलो, वे फॉरवर्ड क्या है? वेल, वे फॉरवर्ड बड़ा सिंपल है कि गवर्नमेंट को इस पे फोकस करना चाहिए। गवर्नमेंट को एक तो कुछ चीजें स्टेप्स लेने पड़ेंगे। एक तो अवेयरनेस जनरेट करनी है, इन्हें इजी फाइनेंस प्रोवाइड करना है ताकि ये शिफ्ट कर सके इंडस्ट्री 4.0 पे, और बहुत सारे फ्रेमवर्क्स बनाने पड़ेंगे, तभी ये शिफ्ट करेंगे। और अगर MSMEs इंडस्ट्री 4.0 पे शिफ्ट कर गए तो इंडिया में मैसिव लेवल की इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होगी, इंडिया में मैसिव लेवल का GDP ग्रोथ होगा और चीजें अच्छी ही होंगी फिर उसके बाद। ठीक है, तो ये मेजर चैलेंज है। ऑलराइट, एंड एंड में हम आ जाते हैं अपने लास्ट इश्यू पे जो छोटा सा ही होगा, गवर्नमेंट्स क्लैरिफिकेशन ऑन CSR एक्सपेंडिचर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ ये न्यूज को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए CSR क्या होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है क्या है? जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, जिनके एसेट्स मोर देन 500 करोड़, 500 करोड़ से बड़ी कंपनी जितने भी है, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, उन्हें 2% अपने रेवेन्यू का, उनका जो रेवेन्यू है 2% उसका लगाना पड़ता है सोशल प्रोजेक्ट्स में। जैसे एजुकेशन में पैसा दे दिया, चैरिटी एक तरह से करनी है, सोशल प्रोजेक्ट्स में एजुकेशन, हेल्थ वगैरह, गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स चल रही हैं, उन पे डालना है। ये मैंडेटरी है अंडर कंपनीज एक्ट। सो ऑल द बिग कंपनीज जिनके एसेट्स 500 करोड़ से ज्यादा है, दे हैव टू स्पेंड 2% ऑफ देयर रेवेन्यूज ऑन 2% ऑफ देयर प्रॉफिट ऑन सोशल सेक्टर स्कीम्स। दिस इज मैंडेटरी। नाउ ये सोशल प्रोजेक्ट्स कौन से हैं, कौन से सोशल प्रोजेक्ट्स में वो पैसा डाल सकते हैं, कैसे गिनेंगे इस 2% को, ये सारी चीजों की क्लैरिफिकेशन गवर्नमेंट ने दी हुई है। अभी और क्लैरिफिकेशन दिया क्योंकि कुछ डिस्प्यूट्स आ गए थे, तो वो देख लेते हैं। व्हाट्स इन द न्यूज? Ministry of Corporate Affairs has clarified that excess corporate social responsibility expenditure prior to financial year 21 cannot set off against future CSR expenditure requirements, and that corporate donations to government schemes cannot be counted as CSR. Now, अभी recently government ने क्या clarification दी है? ये जो 2% आपको mandatorily खर्च करना है ना, अगर आप let's suppose 2% नहीं 3% कर लेते हो, ठीक है, मान लो 3%, तो ये जो एक्स्ट्रा 1% है ना, इसे आप संभाल सकते हो। अब संभाल कैसे सकते हो? ये जो एक्स्ट्रा 1% है ना, तो आप पता क्या कर सकते हो, नेक्स्ट 3 इयर्स में इस एक्स्ट्रा 1% को कभी भी यूज कर सकते हो। मतलब ये जो आपने एक्स्ट्रा खर्चा कर लिया ना, लेट्स सपोज मैंने इस साल एक्स्ट्रा 1% खर्चा कर दिया, अगले साल मैं 1% ही अगर CSR में डाल दूं तो कोई मुझे टोकेगा नहीं, क्योंकि ये मैं एक्स्ट्रा 1% जो मैंने पिछले साल किया था वो मैंने इस साल यूज कर लिया अपने दिखाने के लिए। मैं इस साल अगले साल कर सकता हूं, उसके अगले साल कर सकता हूं, उसके अगले साल कर सकता हूं। दैट मीन्स इफ यू हैव
if your expenditure exceeds minimum corporate social responsibility requirement 2%, you can use that extra expenditure and offset it against next 3 fiscal years. अगले 3 सालों तक आप इसे यूज कर सकते हो, और यूज करने का मतलब पैसा तो आपने दे दिया कि आपने इसे करा था, अगले 3 सालों में कभी भी आप कम खर्चा कर सकते हो अगले 3 सालों में ना। अभी रिसेंटली कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री ने क्लैरिफिकेशन दी है कि फाइनेंशियल ईयर 2021 यानी कि 2020-21 कोरोना वाला जो साल था, उससे पहले अगर आपने खर्चा करा है तो वो नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए आप यूज नहीं कर सकते। जनरल रूल क्या है कि अगर आपने एक्स्ट्रा कर दिया नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए यूज कर सकते हो, पर इस साल गवर्नमेंट ने वो लगा दिया है कि अब नहीं कर सकते। मतलब इस साल से पहले अगर आपने करा है तो नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए नहीं यूज कर सकते, ठीक है। प्लस गवर्नमेंट ने कहा है कि बहुत सारे कॉर्पोरेट्स ये 2% में पैसा ना जनरली गवर्नमेंट स्कीम्स में डोनेट कर देते हैं। वो गवर्नमेंट स्कीम्स में जो आपने पैसा डोनेट किया उसे हम CSR नहीं गिनेंगे, ये भी क्लैरिफाई कर दिया है, ठीक है। दीज क्लैरिफिकेशंस विद रिस्पेक्ट टू CSR वर रिलीज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। अब CSR क्या है वो देख लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है। The term CSR in general can be referred to as corporate initiative to assess and take responsibility for companies' effects on the environment and impact on social welfare. ये जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रोविजन है ये कंपनीज एक्ट 2013 के तहत है। इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू मैंडेट CSR स्पेंडिंग। कोई भी कंट्री इंडिया से पहले ने कोई भी ऐसे मैंडेटरी रखा नहीं हुआ था कि कॉर्पोरेट्स को इतना पैसा सोशल सेक्टर में डालना, अलॉन्ग विद अ फ्रेमवर्क टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल CSR एक्टिविटीज। अब कौन कौन सी कंपनीज को देना पड़ेगा CSR? CSR provisions within the act is applicable to companies with an annual turnover of 1000 करोड़। अगर आपकी टर्नओवर 1000 करोड़ से ज्यादा है, या आपकी नेट वर्थ, आपके टोटल एसेट्स 500 करोड़ से ज्यादा है, या आपका नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से ज्यादा है, ठीक है, ये क्वालिफिकेशन है। The act requires companies to set up a CSR committee which shall recommend a corporate social responsibility policy वगैरह, ठीक है। The act encourages companies to spend 2% of their average net profit in the previous 3 years of CSR activities. Let's suppose अब ये 2% किस साल के प्रॉफिट का देखना है, हर साल अलग प्रॉफिट होता है, तो बोला हुआ है कि लेट्स सपोज 2021 में आपने CSR देना है, ठीक है। तो 2020 में आपका प्रॉफिट था 200, 2019 में आपका प्रॉफिट था 150 और 2018 में आपका प्रॉफिट था 250। तो इन तीनों सालों का एवरेज लेंगे, इन पिछले 3 साल का एवरेज है 200, तो 200 का 2% आपने देना है 2021 में अंडर CSR। ऐसे करते हैं। द इंडिकेटिव एक्टिविटीज, कौन सी एक्टिविटीज इसमें इंक्लूडेड है CSR में? बहुत सारी हैं, इरेडिकेटिंग एक्सट्रीम हंगर, जितनी भी एक्टिविटीज जो एलिजिबल हैं अंडर CSR वो शेड्यूल 7 ऑफ कंपनीज एक्ट में दी हुई हैं। और उसमें क्या है? एम्पावरिंग वुमेन, प्रमोशन ऑफ एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें, ठीक है। अब क्या क्लैरिफिकेशन आई है? The ministry has clarified that any CSR expenditure in excess of the mandated 2% expenditure can be set off against mandated CSR expenditure in the subsequent fiscal. But excess expenditure prior to 2020-21 is not eligible to be set off against future CSR requirements. पर गवर्नमेंट ने पता क्या बोला है? ये तो बोल दिया कि अगर आपने 31 मार्च 2020 से पहले जो CSR करा है और ज्यादा कर दिया है वो सेट ऑफ नहीं होगा। हालांकि अगर 31 मार्च 2020 से पहले आपने ज्यादा पैसा PM केयर्स फंड में डाला है तो उसको आप यूज कर सकते हो अगले 3 सालों के लिए। तो एक तरह से गवर्नमेंट प्रायोरिटी दे रही है PM केयर्स फंड को, ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है। और इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने और बहुत सारी क्लैरिफिकेशंस दी हुई है, वो आप अपने नोट्स में से पढ़ सकते हो, ठीक है। मेन इस न्यूज का फंक्शन क्या था, ये जो मेरा पर्पस था वो ये था कि आपको CSR के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स टू रीड। तो ये 2 आर्टिकल्स मैंने शॉर्टलिस्ट करे हिंदू न्यूज़पेपर से ही। अगेन ये एसेट मोनेटाइजेशन के ऊपर ही है, पर ये पढ़ना जरूर क्योंकि इससे आपकी मेंस आंसर राइटिंग बेटर होगी। रिस्क्स एंड रिवॉर्ड्स ऑन एसेट मोनेटाइजेशन स्कीम, एसेट मोनेटाइजेशन एग्जीक्यूशन स्कीम, ये दोनों आर्टिकल जरूर पढ़ना, ठीक है। और आप जब अपनी PDF उठाओगे तो PDF में आपको 3 MCQs भी मिलेंगे, राइट। तो ये जो 3 आपको MCQs मिलेंगे,
इन एमसीक्यूज के आंसर आपने नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखने हैं। क्लियर? सो इस लेक्चर से रिलेटेड 3 एमसीक्यूज फॉर योर प्रैक्टिस आपको दिए जाएंगे, उनके आंसर लिखना, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। क्लियर? चलो फिर, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद मोर स्टफ। थैंक यू।